Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss the topic modern education or Western education or English education in Jammu and Kashmir state. In this topic, we will try to understand the different steps which were taken by the government to promote Western education in the state. We will take the story from late 1880s. Hope you will enjoy this video lecture. So be in touch with me through these lectures. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं स्टेप्स के बारे में बोलूँ 1947 के बाद जो लिए गए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाए. जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था ये हर लिहाज से बैकवर्ड तो था ही, लेकिन एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी ये बैकवर्ड रहा. यहाँ तक कि जो 1915 का पीरियड था उस वक्त भी यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन उस लिहाज से एडवांस्ड नहीं थी जितनी कि इंडिया में थी. हिंदुस्तान की बात करें तो 1780s में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई, जबकि यहाँ पे 100 साल बाद 1880s में वेस्टर्न एजुकेशन किसी हद तक स्टार्ट की गई, और वो भी कराई थी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स यानी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो बैठा करते थे डोगरा कोर्ट में और उनको एडवाइस करते थे किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है रन करनी है. तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये ब्रिटिशर्स का ही प्रेशर था जिसकी वजह से यहाँ पे नए स्कूल्स और नए तरह का जो एजुकेशन थी वो इंट्रोड्यूस की गई. तो 1880s में ही पहली बार स्कूल्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए. हालांकि 1864 या 65 में यहाँ पे एक स्टेट हाई स्कूल बनाया गया था, लेकिन उसमें पढ़ने वाले ज़्यादातर रिच होते थे जो डोगरा गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, जो डोगराज के अपने आसपास रिलेटिव्स थे, यानी डोगरा प्रिंसेस पढ़ते थे, उनके ऑफिशियल्स के बच्चे पढ़ते थे. वही आम इंसानों की बात करें तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं था. इसी वजह से जो यहाँ के लीडर्स थे, जैसे जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा मीर वाइज अहमदुल्ला, जो कि ग्रैंडफादर था आज के मीर वाइज उमर फारूक का, उसने और उसके बाकी जो एसोसिएट्स थे उस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, ब्रिटिशर्स के आगे रिक्वेस्ट भी की, उनको मेमोरेंडम्स भी भेजे कि यहाँ पे स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया जाए और यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की जाए. लेकिन जो डोगरा गवर्नमेंट थी वो चेंज के लिए तैयार नहीं थी. अब अगर चेंजेस लाई भी प्रेशर में आके, तो फिर भी जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी वो ख़त्म नहीं हुई, यहाँ तक कि 1947 तक. बात करते हैं 1915 की. तो 1915 में यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे थे उनमें सबसे ज़्यादा पंडित्स थे, क्योंकि पंडित्स थे वो जिन्होंने सबसे पहले वेस्टर्न एजुकेशन को वेलकम किया, अपने बच्चों को भेजा स्कूल. उन स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल बनाए गए थे जिनको क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाया था, जैसे टैंगल बिस्को स्कूल, वो काफ़ी मशहूर है. तो उसमें जो पहला रोल था वो 5 बच्चों का था, बढ़ते बढ़ते 500 हो गया. फिर भी जो 95% स्टूडेंट्स थे वो पंडित्स थे. तो मुसलमान इस लिहाज से बैकवर्ड ही रहे वेस्टर्न एजुकेशन में. वेस्टर्न एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस की गई तो इसमें मेन सब्जेक्ट्स थे साइंस, मैथ, इंग्लिश लर्निंग या इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ ही में जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होते हैं यानी कोई काम सिखाया जाता था. तो ये एजुकेशन सबसे पहले थी. इसके बाद कुछ चेंजेस आई, वो भी देखेंगे, वो 48 के बाद आई. तो खैर 1925 में जो सबसे यहाँ पे बड़े ग्रेजुएट्स थे मुस्लिम्स में, उनमें था शेख अब्दुल्ला, जिसने मास्टर्स डिग्री की थी केमिस्ट्री में, और वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी जा चुका था, या डिफरेंट जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी. तो वहाँ से आने के बाद उन्हें यहाँ पे जॉब भी नहीं मिला. मतलब ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी नहीं थी कि लोग पढ़ लिख कर जाते. सोसाइटी भी कुछ इस तरह से थी कि लोग तैयार ही नहीं थे किसी मॉडर्न चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए. जैसे मैं एक बात बता दूं, जो गर्ल्स एजुकेशन थी वो बिल्कुल डिनाइड थी अमंग द बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ की कुछ रिच फैमिलीज़ तो इसमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जो लोअर क्लासेस थे वो यूजुअली अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे. रीज़न था वो ये समझते थे कि अगर लड़की को पढ़ाएंगे तो इससे सोसाइटी ख़राब होगी, इससे सोसाइटी हार्म होगी. न सिर्फ इतना कि लड़की को शायद फ्यूचर में हस्बैंड भी ना मिले. ये कुछ व्यू पॉइंट्स थे दिमाग में. और ये भी डर लगता था शायद यहाँ पे फॉरेनर्स आकर हमारी लड़कियों को ले जाएंगे.
तो ये भी एक डर था, इस वजह से स्कूल नहीं जाने दिया जाता था गर्ल्स को। यानी फीमेल एजुकेशन भी बैकवर्ड थी, मेल्स की भी थी और फीमेल्स की भी। तो सिलेबस भी कुछ आउटडेटेड था, मतलब सिलेबस में ज़्यादातर जब यहाँ के स्कूल्स की बात करते हैं तो दरसगाह हुआ करता था, मदरसा हुआ करता था, या हिंदूज़ में पाठशालाज होते थे जहाँ पे उनको रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। मॉडर्न साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उनको नहीं पढ़ाते थे। तो इस वजह से जो सिलेबस था उन स्कूल्स में जो पहले यहाँ पे थे, दरसगाह थे या कुछ और, तो वो आज के हिसाब से आउटडेटेड था। हालांकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स थे वो नहीं पढ़ाए जाते थे। तो इसके लिए फिर 1944 में, जब मैंने बोला पहले भी, जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो बना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई वेस्टर्न एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है, वो टूल है जिससे जो सोसाइटी का फ्यूचर है वो बदल सकता है। इसी वजह से जब शेख अब्दुल्ला इमरजेंसी ऑफिसर यहाँ पे रहे, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे 1947 से लेकर 1952 के आसपास तक, तो उन्होंने पहला फोकस किया इसी वेस्टर्न एजुकेशन पे। और जितना भी एनुअल बजट होता था, ईयरली बजट होता था, उसमें 35% वो खर्च किया जाता था एजुकेशन पे, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। सिलेबस उसको भी चेंज करने की ज़रूरत थी, तो शेख अब्दुल्ला ने उस पर भी फोकस किया। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन थी, ताकि जो किसान हैं उनको पता चले हमें कैसे कल्टीवेट करना है, कौन से क्रॉप्स लगाने हैं, कैसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं, इरिगेशन सिस्टम से कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करें, ये सारी एग्रीकल्चरल एजुकेशन है, इसको भी पार्ट बनाया गया सिलेबस का। तो इस तरह से जो एजुकेशन थी वो थोड़ी सी ऊपर आने लगी, थोड़ी सी इम्प्रूव करने लगी। फीमेल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट बनने लगी, और कुछ कॉलेजेस, कुछ स्कूल्स भी बनाए गए। जैसे स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉलेज बनाया गया श्रीनगर में, और एक कॉलेज बनाया गया जम्मू में जिसमें सिर्फ वीमेन पढ़ती थी। जैसे गांधी मेमोरियल कॉलेज काफ़ी फेमस है जम्मू में, तो उसको वीमेन के लिए बनाया गया था। इसी तरह से 1948 में बुनियाद रखी गई यहाँ की पहली यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। 1948 में ही एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड। इसका काम था जो टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे है उनको प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना, उनको प्रिंट देना, और फिर मॉडर्न लाइन्स पे उनको तैयार करके बच्चों तक पहुँचाना। जैसा मैंने पहले भी कहा, शेख अब्दुल्ला को उतना टाइम नहीं मिला कि वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, तो ये सारा काम फिर से एक बार फिर आ गया गुलाम मोहम्मद बख्शी पे, जिसने हिंदुस्तान से बहुत सारे फंड्स भी लिए और साथ ही में उसने कुछ लोन्स भी लिए, तो उनको इन्हीं कामों में उसने यूज़ किया। जानते हैं थोड़ा सा और? ये आपके सामने जो पिक्चर्स है ये आपको दिखाती है यहाँ पे ट्रेडिशनल जो कल्चर था, किस तरह की लाइफ थी, काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी हार्डशिप्स के साथ। लेफ़्ट साइड में जो बच्चे नज़र आ रहे हैं काम करते हुए, कालीन बाफ़ी करते हुए, जिसको बच्चा मजदूरी भी कहते हैं या जिसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, ये काफ़ी कॉमन था। अब कॉमन क्यों था? रीजंस थे कुछ। रीज़न नंबर 1, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी फैमिलीज़ की वो बहुत ख़राब थी, इसलिए बच्चों को भी काम के लिए बेचना पड़ता था। दूसरा, स्कूल्स का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था कि ये जा सकते थे स्कूल्स में और पढ़ाई करते। तीसरा, इनको अक्सर काम के लिए ले जाया जाता था। जब पेरेंट्स को ज़बरदस्ती, जिसको हम बेगार कहते ले जाते थे, तो बच्चों पे सारी जिम्मेदारी आती थी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी बैकवर्ड थे। ये वो अर्लीस्ट स्कूल्स है जो यहाँ पे पहले एस्टेब्लिश किए गए। आपको सीधे नज़र आएगा लेफ़्ट साइड में, कोई बिल्डिंग नहीं है, खुले मैदानों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, खुली धूप में, न कोई यूनिफॉर्म, ना ही कोई टाइम टेबल। तो सीधे बच्चे अपने टीचर को देखकर लर्न करते थे। जो टीचर था वो आगे पढ़ाता था और बच्चे पीछे पीछे उसको लर्न करते थे। राइट साइड में आपको एक स्कूल नज़र आएगा जो अर्लीस्ट स्कूल है। हालांकि ये टैनल बिस्को स्कूल की अर्लीस्ट बिल्डिंग्स में से एक है जो काफ़ी मशहूर है गर्ल्स विंग के लिए। तो खैर बाद में इसको शिफ्ट भी किया गया, तो ये देख सकते हैं आप। तो जैसा मैंने पहले कहा, बच्चों के जो
यहाँ पे पढ़ाने का सिस्टम था वो अभी एडवांस्ड नहीं था 47 से पहले, या 1970s तक की बात करूँगा मैं, तब तक भी एजुकेशनली ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बैकवर्ड था। बच्चों की गेम्स की बात करें तो वही जो ट्रेडिशनल गेम्स हुआ करती थी, जो कि खेला करते थे, वही इनके पास थी। और जब कभी स्कूल्स में गेम्स सिखाते थे तो यूजुअली बच्चे उसको प्रेफर नहीं करते थे। पंडित्स की मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, पंडित बच्चे कभी फुटबॉल नहीं खेलते थे, इस रीज़न से कि फुटबॉल बनी है लेदर से और लेदर होता है इम्प्योर, अगर हमने इसको किक मारी तो ओबियसली हम भी हो जाएंगे गंदे। तो आप समझ सकते हैं कैसी रिजिड सोसाइटी थी जिसने पूरा इन्फ्लुएंस करके रखा था बच्चों के दिमाग को। ये है पुरानी तस्वीर टैंडल बिस्को स्कूल की। यूनिफॉर्म भी आप देख सकते हैं, कोई ख़ास नहीं है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आता ही होगा। तो तालीमी बालिगान एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 1960s में, 50s 60s में, जिसमें बड़े लोगों को पढ़ाया जाता था, यानी जो एजड पीपल होते थे उनको पढ़ाया जाता था। इनको सिखाई जाती थी सिंपल, जिसमें होता था जैसे नाम लिखना पढ़ना सीखना, या गिनती पढ़ना लिखना सीखना, या फिर थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा जो टीचर्स हुआ करते थे, लोकल टीचर्स, वो 5th पास हुआ करते थे, 5वीं पास। तो ये स्कूल जो थे ये नाइट में हुआ करते थे। आपको यहाँ नज़र आएगा एक हाथ में लेकर हुआ, लालटीन हाथ में लेकर हुआ दिखाया गया है पर्सन इस फोटोग्राफ में। टीचर अपने स्टूडेंट को लालटीन दिखा रहा है और वो बोर्ड पे लिख रहा है। तो शाम के वक्त जब दिन भर ये काम करते थे तो शाम के वक्त इनको पढ़ाया जाता था नाम लिखना, गिनती करना, काउंटिंग वाउंटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये इसको हम कहते हैं तालीमी बालिगान, नाइट स्कूल्स फॉर एल्डर्स इन कश्मीर वैली। तो डियर किड्स, यहाँ तक आपने बैकग्राउंड तो देख लिया। अब देखते हैं बख्शी रिजीम में कौन सी चेंजेस आई। तो बख्शी रिजीम में मैंने पहले भी कहा जो सैलरीज थी टीचर्स की या बाकी ऑफिशियल्स की वो इंक्रीज़ की गई। साथ ही में जो प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन थी उसको फ्री कर दिया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो प्राइमरी थे, मिडिल थे या हायर थे, उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया, यानी बहुत ज़्यादा बनाए गए। और साथ ही में जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं उनको दिया गया, यानी वो एजुकेशन दी गई जिससे उनको एट लीस्ट कम से कम जॉब तो मिलेगा। टेक्स्ट बुक्स जो थी वो गरीब स्टूडेंट्स को फ्री मिलती थी। और इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है कश्मीरी, डोगरी या बोटी है, ये इन बच्चों को सिखाई जाती थी, यानी अपने रीजन के हिसाब से। कश्मीर में कश्मीरी, इसी तरह से जम्मू में डोगरी, और बाकी जो रीजन्स थे वहाँ पे चाहे बोती है, लद्दाखी है या और कोई लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट किया गया। स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस की गई जिसमें बच्चों को, जिसको हम वजीफ़ा कहते हैं, वो दिया जाता था पढ़ने के लिए, ताकि वो अपने लिए यूनिफॉर्म या बाकी चीज़ें खरीद सकें। वीमेन एजुकेशन को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली, और इस तरह से जो वीमेन का रोल था स्कूल्स में वो इंक्रीज़ होने लगा और कॉलेजेस तक भी पहुंची। फिर से मैं एक बार कह दूं कि 1980s तक वीमेन एजुकेशन बहुत बैकवर्ड थी अमंग मुस्लिम्स। मुसलमान ज़्यादातर अभी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। 1980s के बाद ट्रेंड चेंज हुआ और को एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया ग्रेजुअली, और आज जो लड़का और लड़की एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ये ट्रेंड काफ़ी जिसको हम कहते हैं लेट स्टार्ट हुआ, स्पेशली 1990s के बाद। मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ये श्रीनगर में बनाए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बख्शी रिजीम में बनाया गया। गुलाम मोहम्मद सादिक जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बने बाद में, या प्राइम मिनिस्टर बने फिर चीफ मिनिस्टर बने, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर थे गुलाम मोहम्मद बख्शी के टाइम पे। तो उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई, और इसमें स्टेप्स उठाए गए कि जो स्कूल्स है वो और ज़्यादा बनाए जाएं। साथ ही में जो मिडिल स्कूल्स है वो ट्राइबल एरियाज़ में भी ओपन किए जाएं, गुजर बकरवाल्स के लिए भी स्कूल्स खोले जाए, बल्कि मोबाइल स्कूल्स भी खोले गए।
मोबाइल स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पे एक टीचर जाता है एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ पढ़ाता है, फिर जाता है दूसरी जगह पे, फिर जाता है तीसरी जगह पे, यानी टीचर्स को मूवमेंट करने के लिए रखा गया। एंड दीज वर कॉल्ड मोबाइल स्कूल्स। बोर्ड लेकर, चौक लेकर या बाकी जो चीज़ें ज़रूरत होती है क्लासरूम के लिए, तो ये टेम्प्रेरी क्लासरूम्स इस्टेब्लिश किए गए जो हमारे गुजर या बकरवाल एरियाज़ हैं। सो इस तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो थोड़ी सी कंप्रहेंसिव होने लगी, वो थोड़ी सी एक्टिव होने लगी और एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान गया। ये है गुलाम मोहम्मद सादिक, जो एक पॉलिटिशियन था और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का 1964 से 65 तक, यानी 1 साल का पीरियड। और बाद में ये पहला चीफ मिनिस्टर भी बना, यानी इसी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टरशिप का जो यहाँ टाइटल था वो ख़त्म हुआ और वो चीफ मिनिस्टर रहा। ही कंटिन्यूड एज द चीफ मिनिस्टर टिल हिज डेथ इन 1971। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे न्यू स्कोप फॉर वीमेन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे वीमेन के बारे में क्या कंडीशंस थी और क्या स्टेप्स उठाए गए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।